हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के नए टॉपिक को। देखिए आज का नया टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। देखिए क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहला, इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण का परिचय। देखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण रासायनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं जो जैविक प्रणालियों जैसे औषध विज्ञान और औषधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल सिस्टम, फार्माकोलॉजी एंड मेडिकेशंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। यानी अम्ल में क्या होता है, सभी अम्लों में H+ आयन पाया जाता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, OH- आयन पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। यानी जल में घुलने पर OH- आयन छोड़ते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन छोड़ते हैं और क्षार OH- आयन छोड़ते हैं। ठीक है, लवण अम्ल और क्षार के बीच जब रिएक्शन कराई जाती है तो प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वो लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं, लवण। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक जो सामान्यतः धातु धनायन और अधातु ऋणायन से मिलकर बनते हैं तो इन्हें हम लवण कहते हैं। और लवण बनाने की क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, एसिड्स यानी अम्ल। देखिए अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा देखते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन या प्रोटॉन छोड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घोल की सांद्रता निर्धारित करती है। मतलब जितने उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं वह उसकी उस घोल की सांद्रता को निर्धारित करती है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है, अगर अम्लों में नीला लिटमस पेपर डुबोया जाए तो उसका रंग बच्चों लाल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड, अम्ल के उदाहरण जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है, ये पेट के एसिड में पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो आमाशय होता है, स्टमक, उसमें HCl नामक एसिड पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। यानी ये विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी ये सिरका में पाया जाता है। जो सिरका होता है विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड यानी CH3COOH पाया जाता है। ठीक है, अम्ल के गुण, अम्ल कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इमली में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, ये अम्ल होते हैं। संक्षारक, ये तीव्र अम्लों को, जो तीव्र अम्ल होते हैं वो ऊतक को जला भी सकते हैं। जैसे अगर कोई तेज अम्ल है, एसिड है, अगर हमारी स्किन पर पड़ जाए तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जैसे HCl, ये बहुत ही तीव्र एसिड होता है। ठीक है, जल में घुलने पर विद्युत का संचालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें H+ आयन की उपस्थिति होती है। ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल सदैव धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे जिंक और मैग्नीशियम की अगर क्रिया कराएं अम्ल से तो उसमें H2 गैस मुक्त होती है। क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अगर अम्ल की क्रिया क्षार से की जाए तो क्या बनाते हैं बच्चों, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्षार ले NaOH, ठीक है, प्लस एक क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं HCl। जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O। ये NaCl जो क्या है, जो NaCl ये जो है वो क्या है बच्चों, लवण है। ठीक है, तो लवण और ये जल, तो लवण और जल बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। प्रबल अम्ल,
प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी उसमें H+ आयन बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl और H2SO4, ठीक है। HCl में H बिल्कुल अलग हो जाता है, H2SO4 में भी H+ आयन बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से H+ आयन अलग नहीं हो पाता है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका पूर्ण रूप से H+ आयन मुक्त नहीं होता है, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3, ठीक है। तो इन अम्लों के रासायनिक सूत्र भी आपको याद करना है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, मतलब एसिड की क्रिया बेस से कराने पर, यानी अम्ल की क्षार से जब क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, HCl + NaOH। HCl यहाँ पर एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये NaCl लवण बना लेते हैं और साथ ही जल बनता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेस, ठीक है। बेस यानी क्षार। क्षार क्या होते हैं, डेफिनेशन, क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। क्षार H+ आयन ग्रहण कर सकते हैं या OH- आयन दान कर सकते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्षार कैसे पदार्थ होते हैं, ये जल में घुलने पर OH- आयन छोड़ते हैं, ठीक है। जल में घुलने पर क्या छोड़ते हैं, OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, ठीक है। और H+ आयन को ग्रहण करते हैं और OH- आयन को त्यागते हैं, ठीक है। और क्षार का स्वाद हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकते हैं, जैसे अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, ठीक है। ये हमारा एक पीएच स्केल दे रखा है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये एक पीएच स्केल है जिससे हमें पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें 0 से लेके और 7, 0 से अधिक 7 से कम ये सभी एसिडिक होते हैं, और 7 पर क्या होता है, ये 7 पर होता है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और 7 से अधिक 14 से कम ये सभी कैसे होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। एसिड देखिए ये 7 से कम होते हैं, pH <7, टर्न्स लिटमस पेपर रेड यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। टेस्ट सॉर होता है यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। स्टिंग और जस्ट फील बैड यानी ये गीले मतलब महसूस होते हैं, ठीक है। इंक्लूड फ्रूट जूस, सोडा एंड कॉफी, ये फ्रूट जूस, सोडा और कॉफी में पाया जाता है। पीएच अब देखिए बेस, बेस क्या होते हैं, बेस का मान पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बिटर टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे होते हैं। फील स्लिपरी यानी फिसलनदार होते हैं। इंक्लूड बेकिंग सोडा, अमोनिया एंड सॉल्ट, और ये बेकिंग सोडा, अमोनिया और साबुन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एसिड और बेस के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ बेस, क्षार के उदाहरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सफाई और साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग हम साबुन के रूप में करते हैं। अमोनिया यानी NH3, ये भी एक क्षार है जिसका उपयोग उर्वरक और सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी बेस के गुण। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। फिसलनदार होते हैं यानी इसमें फिसलनदार होते हैं, जैसे साबुन आपने देखा ही होगा, हाथ में से फिसल जाता है, तो यानी कि ये फिसलनदार होते हैं जैसे साबुन। संक्षारक, मजबूत क्षार ऊतकों को जला सकते हैं और क्षति पहुंचाते हैं, यानी जो मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारी अगर स्किन पर पड़ जाए तो हमारी स्किन को जला भी सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तेज क्षार होता है, ठीक है। जल में घुलने पर विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि इसमें OH- आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन
होता है। अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे अम्ल क्षार के साथ क्रिया करे या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करे तो ये क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं और इस सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेस, क्षार के प्रकार। देखिए क्षार के प्रकार, प्रबल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, ये जल में घुलकर पूर्ण रूप से OH- आयन छोड़ते हैं, ठीक है। OH- आयन बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इसको जल में घुले तो Na+ OH- में टूट जाएगा, यानी OH- आयन बिल्कुल अलग हो जाएगा, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, प्रबल होगा। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH- आयन पूर्ण रूप से अलग हो जाता है, ठीक है। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होता है, जल में घुलने पर ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, OH- आयन त्यागते हैं, ठीक है। यानी आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ठीक है। जैसे अमोनिया NH3 ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। अम्ल क्षार क्रिया, अम्ल क्षार की क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। जब कोई क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया या अम्ल क्षार क्रिया कहते हैं। जैसे NaOH की क्रिया HCl से करेंगे तो NaCl लवण बनेगा और साथ ही साथ जल भी बनेगा, ठीक है। NaCl और सोडियम क्लोराइड, इसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लवण की। सॉल्ट क्या होते हैं लवण, देखिए डेफिनेशन ऑफ लवण यानी लवण की परिभाषा, लवण एक आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण क्रिया से बनता है, ठीक है। उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण उत्पन्न होता है, ठीक है। लवण में क्या होता है, अम्ल के हाइड्रोजन आयन को क्षार के धातु धनायन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। यानी H+ आयन और OH- आयन की क्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अब लवण के उदाहरण देखिए कौन कौन से लवण हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, इसका उपयोग फर्टिलाइजर्स में किया जाता है उर्वरक बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी इसका उपयोग लाइमस्टोन और एंटासिड्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ठीक है, और एंटासिड मतलब जो एसिडिटी वगैरह होती है उस टाइप की गोलियां बनाने में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, लवण के गुण देखिए क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लवण की, देखिएगा। पहला घुलनशीलता, अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं जैसे NaCl, लेकिन कुछ अघुलनशील भी होते हैं जैसे BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ठीक है। अधिकांश लवण जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं लेकिन कुछ लवण नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। ये रिपीट है, क्रिस्टल लवण, कई लवण जल में घुलने पर और फिर वाष्पित होने पर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं यानी क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं। उदासीन लवणों में सामान्यतः अम्लीय या क्षारीय गुण नहीं होते हैं। जो लवण उदासीन होते हैं वो कैसे होते हैं, ना तो उसमें अम्लीय गुण पाया जाता है ना ही क्षारीय गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ लवण विलयन को अम्लीय या क्षारीय बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन विलयन को अम्लीय क्षारीय बना सकते हैं जो कि उस अम्ल और क्षार की प्रवणता पर निर्भर करता है जिससे वे बनते हैं, ठीक है। अगर अम्लीय क्षार होगा, सॉरी लवण जो हो जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो वो कैसे बनेगा, अम्लीय सदृश बनेगा। और क्षार की मात्रा ज्यादा होगी, अगर प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो तो वो प्रबल मतलब क्या बनेगा, क्षारीय सदृश बनेगा, ठीक है। ये हमारे कहने का मतलब। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स यानी नमक के प्रकार, नमक के प्रकार क्या होते हैं, सामान्य लवण, देखिए सामान्य लवण क्या होते हैं, ये तब बनते हैं जब किसी अम्ल के प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों को धातु या अधातु आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। सामान्य लवण वे लवण होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयनों को मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं H+ आयन जो होते हैं उनको धातु या अधातु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, ठीक है। अम्लीय लवण देखिए बात आ गई अम्लीय लवण की। अम्लीय लवण क्या होते हैं, ये तब बनते हैं जब बहुत क्षारकीय अम्ल के हाइड्रोजन आयनों के केवल एक भाग को धातु या अधातु आयनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए इसका मतलब ये है अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और क्षार की मात्रा
कम हो, ठीक है। जैसे NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, ठीक है। देखिए इसमें H है, H+ आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कारण ये कैसा है, अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण ये तब बनता है जब क्षार अम्ल की मात्रा के साथ अम्ल की कम मात्रा के साथ क्रिया करता है, यानी अम्ल की मात्रा कम हो और क्षार की मात्रा अधिक हो तो क्षारीय लवण बनता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसमें क्षार की मात्रा अधिक है, ठीक है। और Na2CO3 को हम क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोहरा लवण, दो अलग अलग लवणों से मिलकर बनता है। द्विग लवण या दोहरा लवण इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये लवण ऐसे लवण होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लवण मिलकर बनते हैं, जैसे पोटेशियम एलम, यानी इसमें क्या होगा, पोटेशियम एलम है, देखिए K2SO4 और Al2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलकर पोटेशियम एलम बनता है, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए KAlSO4 ठीक है। नेक्स्ट pH scale and its importance, pH scale और देखिए pH scale and its importance, pH scale और इसका महत्व। pH scale किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का माप है, यह 0 से 14 तक होता है, ठीक है। pH scale क्या होता है बच्चों, ये pH स्केल से हम किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को नापते हैं और इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित होते हैं। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो ये अम्लीय विलयन होता है, और अगर 7 के बराबर हो तो ये क्या होता है, उदासीन विलयन होता है, जैसे शुद्ध जल। और अगर pH मान 7 से अधिक हो तो ये क्षारीय विलयन कहलाता है। बात समझ में आई? pH मान अगर 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर तटस्थ यानी उदासीन, और 7 से अधिक तो ये क्षारीय होता है, राइट, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में महत्व, क्या महत्व है pH मान का। pH मान का मानव शरीर में देखिए क्या क्या महत्व होता है। रक्त का pH होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त का सामान्य pH लगभग 7.35 से 7.45 होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है। तो रक्त का pH मान कितना होता है बच्चों, 7.35 से 7.45 होता है, और ये कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है। एसिडोसिस, रक्त का pH मान 7.35 से कम होता है, और अल्कोसिस, रक्त का pH मान 7.45 से अधिक होता है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को ये जन्म दे सकता है, ठीक है। एसिडोसिस और अल्कोसिस जो है वो गंभीर समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट रोल ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट इन नर्सिंग एंड मेडिसिन, नर्सिंग और चिकित्सा में अम्ल, क्षार और लवण की भूमिका क्या है। देखिए पहला फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग में देखिए एंटासिड के लिए, एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षार है MgOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 जैसे लवण का उपयोग अतिरिक्त पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंटासिड की दवाइयां किससे बनती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लवणों को मिलाकर जो पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए टैबलेट्स बनाई जाती हैं, जिन्हें एंटासिड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बफर समाधान, बफर सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, विशिष्ट सांद्रता में अम्ल और क्षार का उपयोग जैविक प्रणालियों जैसे रक्त के pH को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि pH में भारी परिवर्तन को रोका जा सके, ठीक है। मतलब रक्त का जो pH मान जितना होता है 7.35 से 7.45, तो उसमें परिवर्तन को रोकने के लिए बफर सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, जिसमें विशिष्ट सांद्रता में अम्ल और क्षार का उपयोग जैविक प्रणालियों के लिए बनाए रखने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रक्त pH विनियमन, ब्लड pH रेगुलेशन, देखिए एसिड बेस संबंध, शरीर रक्त और अन्य तरल पदार्थों के pH को कड़ाई से नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारा शरीर है वो रक्त और अन्य तरल पदार्थों के pH को
कड़ाई से नियंत्रित करता है। रक्त में बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस बफर एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए बफर सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो बफर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, बफर एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। इलेक्ट्रोलाइट, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में लवण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड तंत्रिका अवयवों और मांसपेशियों के संकुचन के संचरण में मदद करता है। जैसे ज्यादा गर्मी हो तो हमारा पेट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोल प्लेट्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, लवण होता है, और लवण कौन सा होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इसमें मिला होता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु और अधातु। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातुओं और अधातुओं के गुण। ठीक है, धातु के गुण देखिए, भौतिक गुण सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए कैसे होते हैं, ये लस्टर यानी शाइनिंग अपीयरेंस यानी धातु चमकदार होती है। मैलिबिलिटी, धातुओं में मैलिबिलिटी का गुण पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है, मैलिबिलिटी यानी उसे पीट कर चादरें बनाई जाती हैं, यानी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उन्हें खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तन्यता का डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, और तन्यता क्या होती है, धातु को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी इनका गलनांक उच्च होता है, और साथ ही साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होता है। ठीक है, हार्डनेस, इनमें कठोरता पाई जाती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिसमें कठोरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाकी सभी धातुएं कठोर होती है। डेंसिटी, इनमें डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, हेवियर इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल। नॉन मेटल की अपेक्षा ये अधिक घनत्व होता है। ठीक है, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए आप, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्ट विद वाटर, जल के साथ क्रिया करते हैं, और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यानी अम्लों के साथ क्रिया करके ये क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुओं की क्रिया अगर एसिड से की जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे केमिकल गुण हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातु। धातु के भौतिक और रासायनिक गुण हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधातु, और अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, डल अपीयरेंस, नो लस्टर, इसमें कोई भी किसी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ब्राइटल यानी भंगुर, ये आसानी से टूट जाते हैं, जरा सा भी इन पर फोर्स लगाया जाए धातुओं पर तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर पर गलते हैं और उबल भी जाते हैं। ठीक है, कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, ये तीनों ही अवस्थाओं पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लेस एज कंपेयर टू मेटल्स यानी धातुओं की तुलना में इनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक है, धातुओं की तुलना में अधातुओं का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ क्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स है धातु हैं वो जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती हैं।
रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। अधातुएं मेटल्स के साथ क्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करती है, ठीक है। अधातुएं धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में महत्वपूर्ण रुझान देखिए। धातु अधातु का क्या महत्व है आवर्त सारणी में? तो क्रियाशीलता, जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्तों में आगे बढ़ते हैं। जैसे समूह में हम नीचे जाए और आवर्तों में बाएं से दाएं बढ़े तो इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जबकि अधातुएं आमतौर पर समूह में नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता कम होती है और आवर्तों में क्रियाशीलता में वृद्धि होती है उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं? जो अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, सिलिकॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन आदि, ठीक है। तो ध्यान रखना, समूह में नीचे की ओर जाने पर या आवर्तों में आगे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, ठीक, समझ में आया। लेकिन अधातुओं में क्या होता है? समूह में नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है लेकिन आवर्तों में आगे जाने पर क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, ठीक है। और ये ऐसा कब होता है? उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। विद्युत ऋणात्मकता, धातुओं की तुलना में अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो धातुओं की तुलना में जो अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता होती है वह अधिक होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, धातुओं में आमतौर पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं और अधातुओं में अधिकांश यौगिकों में ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो धातुओं में क्या होता है बच्चों? जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो धनात्मक होती है और अधातुओं में ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं के यौगिक। देखिए, धातु और अधातुओं के यौगिक क्या है? मेटल ऑक्साइड, यानी these are basic in nature। ये कैसे होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं मेटल ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड देखिए कैसे होते हैं? these are acidic in nature, यानी ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक क्षारीय होते हैं और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। सॉल्ट, when metals react with acid they form salt, यानी जब मेटल्स एसिड के साथ क्रिया करते हैं, धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो सॉल्ट का निर्माण करते हैं, जैसे NaCl और CuSO, ठीक है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और CuSO होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये क्या है? लवण है। हाइड्राइड्स, मेटल्स फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड, मेटल्स मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं, while नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, यानी सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2O NH3 आदि, ठीक है। तो मेटल्स मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे जल और अमोनिया। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के उपयोग। देखिएगा, धातु और धातु के उपयोग। मेटल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन के निर्माण में, जैसे आयरन और स्टील। तो आयरन और स्टील का उपयोग कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण जो भी फैक्ट्री बनती है उसमें, ठीक है। और कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में करते हैं, विद्युत उपकरण बनाने में, ठीक है। एल्यूमिनियम का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, परिवहन बनाने में, ठीक है। परिवहन जो भी साधन होते हैं उनको बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। मरकरी, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है, जिससे उपयोग किया जाता है। नॉन मेटल्स जैसे कोयला और नेचुरल गैस, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस का उपयोग फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के उपयोग। नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं से संबंधित अभिक्रिया। क्या है धातु और धातु संबंधित अभिक्रिया? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अधातुएं भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। धातुएं एसिड के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। जैसे जिंक की क्रिया HCl से कराएंगे तो ये जिंक क्लोराइड लवण बनाता है, साथ ही साथ इसमें जल भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है,
नॉन मेटल मेटल के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं, यानी धातुएं अधातुओं के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब हम बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु का निर्माण देखिए, मिश्र धातु क्या है? एलॉय फॉर्मेशन। मिश्र धातु में धातु या अधातु और धातु का मिश्रण होती है, मतलब मिश्र धातु होती है वो दो या दो से अधिक प्रकार की धातुओं या धातु और अधातु दोनों से मिलकर बनती हैं, इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। ये अधिक ताकतवर होती हैं, ठीक है, इनकी प्राकृतिक संक्षारण प्रतिरोध होती है, यानी ये जल्दी खराब मतलब जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। कुछ गुणों को बढ़ाने के लिए इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु धातु कई धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है या धातु और अधातुओं से मिलकर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये अधिक ताकतवर होती हैं, इनकी शक्ति ज्यादा होती है, मजबूत होती है, ठीक है, साथ ही ये जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। तो इन गुणों को बढ़ाने के लिए मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। जैसे आयरन और कार्बन के मिलाने पर स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। कॉपर और टिन को मिलाने से कांसे का निर्माण होता है, ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। कॉपर और जिंक को मिलाने से ब्रास यानी कांसा का प्रयोग बनता है, ठीक है। ब्रास जो मिश्र धातु है इसका निर्माण किया जाता है। तो स्टील के लिए आयरन और कार्बन, ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन और ब्रास के लिए कॉपर और जिंक, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रृंखला। देखिए क्या होती है क्रियाशीलता श्रृंखला? क्रियाशीलता श्रृंखला धातुओं की एक तालिका है जो उनकी क्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक क्रियाशीलता से सबसे कम क्रियाशीलता तक व्यवस्थित होती है, ठीक है। देखिए क्रियाशीलता श्रृंखला क्या होती है? इसमें धातुओं को इस तरीके से रखा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु सबसे ऊपर होती है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे उनकी क्रियाशीलता घटती चली जाएगी और इस क्रम को हम क्रियाशीलता श्रृंखला कहते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि प्लेटिनम, सोना और चांदी कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम अधिक क्रियाशील, प्लेटिनम, सोना और चांदी कम क्रियाशील होते हैं। एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुप्रयोग और व्यवहारिक ज्ञान। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनीकरण क्रिया वह क्रिया होती है जैसे किसी धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जैसे लोहा है, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से लोहा खराब नहीं होता है, उसमें जंग लगने से बच जाती है, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक ऐसी क्रिया है जिसमें जब लोहा हवा या नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक रेड कलर की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं और इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं, ठीक है। और जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। जंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। दैनिक जीवन में प्रयोग। देखिए मेटल्स का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? ऑक्सीजन जैसी धातुएं श्वसन के लिए उपयोग होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या एक धातु है जिसका प्रयोग हम रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तांबा एक धातु है जिसका उपयोग घरों में वायरिंग के लिए किया जाता है। जो तार बने होते हैं बिजली के तार उसमें कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दैनिक जीवन के उपयोग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन शास्त्र, ठीक है। देखिए आइए जानते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन विज्ञान का परिचय। देखिए पर्यावरण रसायन विज्ञान पर्यावरण में होने वाली रासायनिक और जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन है जिसमें प्रदूषक और पारिस्थितिक तंत्र पर उनके प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है। देखिए पर्यावरण रसायन क्या होता है? ये पर्यावरण से होने वाले विभिन्न प्रकार की रासायनिक और जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ठीक है। जिसमें प्रदूषक जो प्रदूषण करने वाले कारक होते हैं उन्हें प्रदूषक बोलते हैं और पारिस्थितिक तंत्र पर उनका क्या प्रभाव है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। इसके क्या क्या क्षेत्र हैं?
पर्यावरण प्रदूषण के मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के वायु, जल, मृदा और उनके घटक के साथ साथ इन घटकों पर मानवीय गतिविधि के प्रभाव को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और पर्यावरण जो है वो शब्द, पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिग्रह आवरण, परिनिष्ठ चारों ओर, ठीक है, और आवरण भी ढका हुआ, तो चारों ओर से जो ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वायु प्रदूषण, वायु की संरचना, वायु मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अल्प मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से बनी होती है। ठीक है, तो वायु में क्या क्या मिला होता है बच्चों? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी शेष 1% में अदर गैसेस होती है जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषक के प्रकार क्या क्या है? जैसे प्राथमिक प्रदूषक, देखिए जो वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, देखिए क्या क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ये सामने हम देख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये कैसी हैं? ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक में देखिए क्या क्या है? ओजोन, ठीक है, धुंध की क्रिया से निर्मित होता है। जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक जैसे ओजोन, धुंध की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। कणकीय पदार्थ, ठीक है, कणकीय पदार्थ क्या होते हैं? हवा में निलंबित सूक्ष्म कण जैसे धूल, काले और तरल होते हैं। जो हवा में मिली होती है कौन कौन सी? धूल है, ठीक है, और धुआं है और विभिन्न प्रकार की कालिक वगैरह उड़ती रहती है। ठीक है, धुएं की कालिक, तो उससे वो सब क्या है? कणिकामय पदार्थ हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ये देखिए फैक्ट्री बनी हुई है, इसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये धुआं क्या मिलेगा? ये वायु में मिल जाएगा, जिससे वायु प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वायु प्रदूषण के स्रोत देखिए, प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग और धूल के तूफान। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो प्राकृतिक यानी ये प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, नेचुरल, तो नेचुरल क्या होते हैं? जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, ये एक नेचुरल क्रिया है। जंगल में लगने वाली आग, ये भी नेचुरल है। और धूल के तूफान, जब तूफान आते हैं, धूल भरे तूफान, तो ये भी प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा प्रदूषण फैलता है, देखिए कैसे? जैसे वाहन, कारखाने और बिजली संयंत्र। ठीक है, वाहन को किसने बनाया? मनुष्य ने। ठीक है, और कारखाने भी मनुष्य बनाते हैं, बिजली संयंत्र यानी जो बिजली घर होते हैं वो भी मनुष्य ने तैयार किए हैं। तो इनसे निकलने वाले जो भी वायु प्रदूषण से संबंधित कारक होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, इन्हें मानव निर्मित स्रोत कहते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रभाव हमारे शरीर पर या इस वायुमंडल पर, जीव जंतु पर क्या प्रभाव होता है वायु प्रदूषण का? देखिए, स्वास्थ्य का प्रभाव। वायु प्रदूषण हमारे शरीर के स्वास्थ्य, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे श्वसन रोग, हृदय रोग। आजकल श्वसन रोग, सांस की समस्या है, सांस का रोग, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ हृदय रोग भी उत्पन्न होता है। पर्यावरण प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है? जैसे अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा में क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब मिल जाती है वायु में, जब बारिश होती है तो वो उसके साथ साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड घुली हुई वर्षा की बूंदें हैं वो जमीन पर आ जाती हैं। इससे हमारे शरीर पर अगर पड़ जाए तो वो हमारी त्वचा को जला भी सकती हैं। ठीक है, इसी कारण अम्लीय वर्षा के कारण जो बड़ी बड़ी इमारतें जैसे ताजमहल, ताजमहल का रंग पहले सफेद था, अब वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का मेन कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग भी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, नियंत्रण जो उपाय, किस तरीके से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, उद्योगों में स्क्रबर का उपयोग करके, ठीक है, हरित ऊर्जा स्रोत, उत्सर्जन नियंत्रण,
प्रौद्योगिकियां। देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित किस तरीके से कर सकते हैं? उद्योग में स्क्रब्स का, जो स्क्रब्स होते हैं, ठीक है, स्क्रब्स उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। हरित ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाए, जैसे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस आदि का उपयोग किया जाए। और उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियां, यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले उत्सर्जन पदार्थ होते हैं उनको नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण क्या है? जल की गुणवत्ता मीठा पानी पीने, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो जल की गुणवत्ता है, अगर जल की गुणवत्ता अच्छी होगी तो ये पीने लायक होगा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, यानी जल प्रदूषक के प्रकार, यानी कौन कौन से वो प्रदूषक हैं, कौन कौन से जो प्रदूषक कारक हैं जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो देखिए रासायनिक प्रदूषक, भारी धातु जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक और डिटर्जेंट, ये सभी रासायनिक प्रदूषक हैं, ठीक है। इन रासायनिक प्रदूषक के कारण ही जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैविक प्रदूषक, रोगजनक सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल में घुलकर जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज निर्वहन और कृषि अपवाह। देखिए जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला जो बेकार पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, वो सभी जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। सीवेज निर्वहन, जो सीवेज होते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं, वो नदियों में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। कृषि अपवाह, कृषि से उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो भी जल प्रदूषण का कारक बनते हैं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अत्यधिक पोषक तत्व अक्सर उर्वरकों से जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। तो यूट्रोफिकेशन कैसी प्रक्रिया है? ये अत्यधिक पोषक तत्व जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? शैवाल की वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी होती है और ऑक्सीजन में कमी के कारण जलीय जीवन को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण के प्रभाव दूषित पेयजल से हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगर हम दूषित पेयजल पिएंगे, मतलब शुद्ध वाटर अगर ना पिए, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हैजा, ठीक है, टाइफाइड, ठीक है, और पेचिस, ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का विघटन भी होगा, यानी जो हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और बायोडाइवर्सिटी है, उसमें नियंत्रण, मतलब उसमें संतुलन नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें विघटन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण को हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं? तो देखिए किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सीवेज उपचार, जो बड़े बड़े नाले हैं उनको क्या किया जाए? उनको जो नाले हैं, गंदे नाले, वो नदियों में जाने से रोकें, या उन्हें जो उनका जो नाला होता है नदियों में खुला होता है, वहां पर जो जल है उसको शुद्ध किया जाए, ठीक है, तब जाके उसमें नाला बहे, ठीक है। अपशिष्ट जल प्रबंधन, तो जो अपशिष्ट है, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट, वो जल में ना पहुंचे, ठीक है। पर्यावरण अनुकूलन, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग, ठीक है। जो फर्टिलाइजर से कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर और कीटनाशक का उपयोग करते हैं, वो पर्यावरण हितैषी होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। तो इन कारकों का उपयोग करके हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ये देखिए एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है, ये सीवेज, ठीक है, बड़ा बड़ा नाला नहीं, ये नाला है जो कि कहाँ जा रहा है? नदी में मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कांच की बोतल है, ठीक है, ये प्लास्टिक की बोतल वगैरह ये पानी में फेंक रखी है, जिससे ये क्या हो रहा है? जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे ये सीवेज का गंदा पानी है और ये शुद्ध पानी, जैसे ये क्या है? जल स्रोत है, तालाब या नदी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये नाला जब मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पानी गंदा हो रहा है, ठीक है, और ये जल प्रदूषण का कारक बनता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण। क्या होता है सॉइल प्रदूषण? मृदा प्रदूषण, मृदा में विषैले रसायनों का अपशिष्ट की उपस्थिति, ठीक है, यानी जब मिट्टी में विभिन्न प्रकार के विषैले रसायन या अपशिष्ट मिल जाते हैं तो मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, कीटनाशक, शाकनाशी और अनुचित अपशिष्ट निपटान, ठीक है। देखिए मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं वो ऐसे फेंक दिए जाते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। कृषि रसायन, कृषि रसायन जैसे विभिन्न प्रकार के जो घास बड़ी हो जाती है फसलों में, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। अनुचित अपशिष्ट निपटान, ठीक है, जो अनुचित अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनसे भी मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के प्रभाव। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है मृदा प्रदूषण का? प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है, तो प्रजनन क्षमता में जीव में मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं का संदूषण यानी खाद्य श्रृंखलाएं में कमी हो जाएगी, ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, मानव शरीर पर भी हानिकारक प्रभाव होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। जैसे भारी धातुओं से कैंसर नामक समस्या उत्पन्न होती है। कैंसर होता है, कैंसर नामक रोग, वो भारी धातुओं से उत्पन्न होता है। कंट्रोल मेजर्स, नियंत्रण के उपाय। देखिए किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं? जैविक खेती, जैविक खेती का उपयोग किया जाए। जैविक खेती से मिट्टी प्रदूषित नहीं होती है। अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकियां, जो फैक्ट्रियां हैं अपशिष्ट को उपचारित करें, ठीक है, इधर उधर न फेंका जाए। उचित निपटान विधियां, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो निपटान विधियां हैं उसका इस्तेमाल करके मृदा प्रदूषण को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ये एक पिक्चर है जिसमें क्या दिखाया गया है? जो मृदा प्रदूषण होते हुए दिखाया गया है। जैसे इसमें फैक्ट्री से निकलने वाला ये विभिन्न प्रकार का कूड़ा कचरा फेंक दिया है, जैसे ये डिब्बा है, ठीक है, मेडिसिनल, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ डिब्बा है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ये सब मिट्टी में जब मिलेगा तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण होगा, ये स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? देखिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? याद रखना ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और वाटर वेपर यानी जलवाष्प। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है, इसे सूंघने से हंसी आती है। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि करती हैं, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन पर बर्फ जमी होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी तो वो बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है, जिससे समुद्र में तूफान आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी समुद्र में बाढ़ आ सकती है, ठीक है। राइजिंग सी लेवल्स यानी समुद्री लेवल बड़ा होगा, समुद्र का जो लेवल होगा, समुद्र का स्तर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म, ड्रॉप्स और विभिन्न प्रकार की जो वेदर से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मौसमी समस्याएं, ठीक है, मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है, जैसे तूफान की समस्या, सूखे की समस्या आदि, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यानी शमन रणनीतियां, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है।
तो क्या करना चाहिए, समन रणनीतियां यानी इनको कम करने की रणनीतियां क्या है, कार्बन एमिशन यानी कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, जैसे सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, और भूमिगत ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा, इनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, और इनका संरक्षण करना चाहिए। ओजोन परत का क्षरण देखिए, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन की एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य की हानिकारक किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट रेड्स यानी पराबैंगनी किरणों को हमारे जो पृथ्वी है यहाँ तक आने से रोकती है, ठीक है। तो ओजोन परत क्या होती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन यानी O3, ठीक है, समताप मंडल पाई जाती है। समताप मंडल में पाए जाने से ये सूर्य की आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जिसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको धरती तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण के कारण आजकल जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो चुका है, ठीक है, उसका भी क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, प्रशीतन जो फ्रीज है, ठीक है, या फ्रीज है एसी एयर कंडीशनर, ठीक है, और एरोसोल प्रोडक्ट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। फ्रीज हो या एसी हो एयर कंडीशनर्स, ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग, तो इसमें क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ठीक है, यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। ओजोन क्षरण के परिणाम, इससे क्या परिणाम होंगे ओजोन क्षरण के, यूवी विकिरण में वृद्धि से त्वचा कैंसर होगा, ठीक है, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो हमारी धरती तक पहुंच जाएंगी जिससे त्वचा कैंसर उत्पन्न हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है और समुद्री जीवन को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन यानी ओजोन संरक्षण के उपाय, क्या है ओजोन संरक्षण के उपाय जिससे ओजोन परत क्षय ना हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में एक मॉन्ट्रियल जगह है, ठीक है, मॉन्ट्रियल जगह है ये, ठीक है, कनाडा में, जहां पर एक प्रोटोकॉल दिया गया था जिसका नाम रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें कहा गया था सीएफसी और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य क्षयकारी पदार्थ हैं उन पर बैन कर दिया गया था, ठीक है, सन 1987। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का पर्यावरणीय प्रभाव। औद्योगिकरण का पर्यावरणीय प्रभाव देखिए क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, इसमें रासायनिक अपशिष्ट, भारी धातुएं और प्लास्टिक शामिल है, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या क्या है, रासायनिक अपशिष्ट, भारी धातु और प्लास्टिक शामिल है जो वायु, जल और मृदा प्रदूषण में योगदान करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं वो हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में योगदान करती है। औद्योगिक अपशिष्ट की विषाक्तता, कई औद्योगिक अपशिष्ट खतरनाक होते हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, ठीक है। जो औद्योगिक अपशिष्ट की विषाक्तता है, ठीक है, पॉइजनस, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं और हमारे शरीर के लिए गंभीर रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। सतत विकास, सतत विकास देखिए, विकास की वह धारणा जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करती है। सतत विकास देखिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सतत विकास लक्ष्य होता है जिसमें जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको कोई भी किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो, तो उसको भविष्य को देखते हुए जो वर्तमान समय है उसमें प्रदूषण से निपटने के उपचार किए जाएं, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का प्रबंधन, देखिए अपशिष्ट यानी वेस्ट, वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ई वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट देखिए हाउस होल्ड वेस्ट, जो घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा या हजार्डस वेस्ट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट देखिए इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों से तरल पदार्थों में निकलने वाला वेस्ट होता है, सी वेस्ट यानी नालों से निकलने वाला, और कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, गंदा पानी, ठीक। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो विद्युत वेस्ट होता है, ठीक है, वो ई वेस्ट कहलाता है, which include discarded
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मोबाइल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो जरूरत फेंक देते हैं, तो इससे भी ये भी एक प्रकार का क्या है, ई वेस्ट होता है। वेस्ट डिस्पोजल मेथड, अपशिष्ट निपटान विधियां क्या क्या हो सकती हैं, लैंडफिल्स, रिसाइक्लिंग और इंसिनरेशन एंड कंपोजिटिंग, ठीक है। तो लैंडफिल्स यानी जमीन में दबाना चाहिए, रिसाइक्लिंग पुनः उपयोग किया जाए, ठीक है, और इंसिनरेशन एंड कंपोजिटिंग और उनका अच्छे से निपटान किया जाना चाहिए, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, द प्रॉपर हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस मटेरियल्स, जो हजार्डस मटेरियल है उनका प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उपचार किया जाना चाहिए, डिस्पोजल यानी उन्हें डिस्पोज किया जाना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस यानी पर्यावरण कानून और विनियम, देखिए क्या है पर्यावरणीय कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सन 1986 में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान किए गए, ठीक है। सन 1986 में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, ठीक है। फिर आया जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है। 1974 में एक और नियम था, कौन सा, जल अधिनियम। ये क्या कहता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे नियामक निकायों की स्थापना के माध्यम से जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है। सीपीसीबी क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। फिर एक और आया प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यानी वायु प्रदूषण से संबंधित 1981 में एक अधिनियम आया था, जिससे कहा गया था और उद्योगों से उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उनको कंट्रोल करके वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981। ये तीन नियम क्या है, ये पर्यावरण से संबंधित हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों को दिया गया है और उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने, आज हमने पढ़े धातु और अधातु, अम्ल, क्षार और लवण और पर्यावरणीय प्रदूषण। तो ये तीन टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा अच्छे से हो सके और आप उसमें आने वाले विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।